सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 2 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन सॉरी फॉर द डिले। पहले पेज पे आज आर्मी चीफ द्वारा इंडिया चाइना बॉर्डर को लेके कुछ बात कही गई हैं और इन शॉर्ट बताऊं तो उन्होंने ये कहा है कि देयर हैज़ बीन पॉजिटिव सिग्नलिंग and some kind of indication from the diplomatic sides of both India and China on ongoing standoff along the LAC in eastern Ladakh, and the military leaders of both sides will now see how this can be translated on the ground, Army Chief General Upendra Dwivedi said on Tuesday. और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिचुएशंस हैं वो ठीक हैं, सामान्य हैं, मगर इतनी कुछ विशेष नहीं। और चिंता का है पॉइंट इस समय चाइना LAC बॉर्डर पे, एज पर द आर्मी चीफ चिंता का विषय है। अनदर आर्टिकल इज सेबी टाइटन्स FNO रूल्स टू कर्ब मार्केट स्पेकुलेशंस। सेबी ट्यूसडे टाइटन द नॉर्म्स फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स trading by raising the entry barrier and making it more expensive for retail investors to trade in FNOs, बिकॉज रिसेंटली डेटा आया था उसमें बताया गया था कि 93% इन्वेस्टर्स अपना पैसा FNO में डूबा चुके हैं। अब सेबी FNO बंद तो नहीं कर सकता क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स उसमें इन्वेस्ट करती ही करती हैं। तो फिलहाल सेबी ने FNO में एंटर करने के लिए इतना ऊंचा कर दिया है, एक्सपेंसिव कर दिया है कि एक नॉर्मल जनता जो FNO की जानकारी नहीं रख रही है फिर भी इसमें इन्वेस्ट कर रही थी, दे विल बी प्रोटेक्टेड from the losses which they may occur in case the FNO doesn't turn out to be was positive for them. इसके अलावा सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के बहुत ही नामी व्यक्ति रहे हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है आपका दिल्ली में, सोनम वांगचुक जी को। लद्दाख बेस्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट रहे हैं, बहुत ही लर्नड पर्सन हैं। 3 इडियट्स मूवी में भी इनका जिक्र हुआ था, हालांकि इन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर उनसे लिया गया है वो स्ट्रेटली उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगला आर्टिकल है फर्स्ट वुमेन डॉक्टर टू बिकम DGA-FMS। ये आपका वाइस एडमायरल आरती सरीन जी की बात हो रही है, जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर, और ये पहली महिला रहने वाली हैं इस पद पे। तो ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। अगले आर्टिकल्स की ओर चलते हैं तो आज का पहला आर्टिकल है कि हिमालय और माउंट एवरेस्ट, स्पेसिफिकली माउंट एवरेस्ट ऊंचा होता जा रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। मे बी इट्स हॉर्लिक्स या और कोई बात है। Mount Everest, currently 8849 meters tall, has over past 89,000 years grown about 1 to 50 meter higher than expected because of a nearby river is eroding rock and soil at its base. इरोजन की वजह से जो रिवर है वो जो आपका नीचे का जितना भी नदी गुजर रही है वो इरोजन करते हुए जा रही है, उससे आपको इसके जो पैरेलल लैंड लगेगा ये उससे आपको ऊंचा हुई दिखाएगा। The loss of landmass in the Arun River basin, which spreads across Nepal and Tibet and is 75 kilometers away from Everest, is causing the world's tallest peak to rise by up to 2 millimeter a year. ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, मतलब दो मिलीमीटर करते करते ये ऊंचा होता रहेगा आपका। The study recent upliftment of the Chomolungma enhanced by river drainage piracy was published in the journal। एक बात, ये आर्टिकल आपका आया हुआ था, ठीक है। While Everest and the rest of the Himalayas have been slowly rising due to collision of Indian and Eurasian plates for around 50 million years, the change in the Arun River network is a contributing factor to the mountains in continued rise. Isostatic rebound. Everest has been experiencing an additional boost to its height due to a geological process called isostatic rebound. It involves the rise of land masses on the Earth's crust when the weight of the surface diminishes. The crust, Earth's outermost layer, essentially floats atop a mantle layer of hot semi-liquid rock. In the case of Everest and its neighboring mountains, the surface weight started to reduce after the Arun River merged with the Kosi. This resulted in accelerated erosion that carried off huge amount of rock and soil, reducing the weight of the region near Everest.
नदी बहे जा रही आसपास के क्षेत्र में आपका इरोजन कर दे रही है, उस वजह से धीरे धीरे जो ज़मीन है वो नीचे जा रही है। Isostatic rebound can be listened to likened to floating objects adjusting its position when weight is removed. When a heavy load such as ice or eroded rock is removed from the Earth's crust, the land beneath slowly rises in response, much like a boat rising in water when cargo is unloaded. The main gorge of the merged river system is located approximately 45 km east of Everest. More research required. Some experts, however, are not convinced by the new study findings. They have argued the timing of the merger of the rivers is uncertain and that researchers have relied on assumptions. Geologist Mike Serile, who was not involved in the research, told the Washington Post that dating river deposits of or incision rates is very difficult. तो उन्होंने कहा कि ऐसा आसान नहीं होता है कि आप एक मॉनिटर भी कर पाएँ रिवर का इncision इतनी जल्दी, मगर हाँ ये हो रहा है फ़िलहाल। तो ये एक और नया फाइंडिंग है माउंट एवरेस्ट को लेके। अगला आर्टिकल है प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक व्हाट नीति आयोग रिपोर्ट सेज। 4 years after outbreak of COVID, an expert group constituted by Niti Aayog has recommended setting up a comprehensive framework to effectively manage future public health emergencies. The Pandemic Preparedness and Emergency Response Framework has called for a new Public Health Emergency Management Act (FEMA) and the implementation of other measures to ensure swift and effective response. एक्सपर्ट ग्रुप ने कई बातें करी हैं इस चीज़ को लेके। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे फेमा को लेके? ये फेमा वाला फेमा नहीं है, फेमा वाला फेमा है। एक फेमा एक और होता है, फॉरेन मनी के लिंक्ड होता है मनी लॉन्ड्रिंग से, FEMA। ये फेमा कौन सा है? ये PHEMA है। Public health emergencies require governments to exercise special powers such as mandatory screening of people and putting restrictions on free movement. During the COVID pandemic, provisions of the Epidemic Disease Act 1897 and the National Disaster Management Act 05 were invoked. But these laws were not entirely satisfactory. Report they said that EDA 1897 does not define dangerous, infectious, and contagious diseases or epidemic. It contains no provision for the process required for dissemination of drugs, vaccine, and the क्वारंटाइन मेजर्स। मतलब सख्त कानून नहीं है एपिडेमिक्स वाले एक्ट में, आसान भाषा में। तो अब ये प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ का नया एक्ट ला के उसमें और बढ़िया कर देंगे उसको, है ना, जिसमें स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, फ्री मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये सब कवर्ड होगा। एम्पावर्ड पैनल ऑफ सेक्रेटरीज, द रिपोर्ट प्रपोज क्रिएटिंग एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज committee of officials which will be headed by a cabinet secretary to prepare for public health emergencies and monitor preparedness during the peace times. एक नया कमेटी बनाएंगे जो कि निर्णय लेगा चीज़ों को लेकर कि कैसे नया हम एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं आने वाली इमरजेंसीज को लेकर। नेटवर्क फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम है। रिपोर्ट प्रपोज बिल्डिंग एन एपिडेमियोलॉजी फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग नेटवर्क that can predict transmission dynamics of infectious disease and monitor the effectiveness of countermeasures, including the vaccination. Independent drug regulator, India needs a well-developed clinical trial network accepted by international regulatory authorities to ensure speedy access। हमें मतलब कि एक ड्रग रेगुलेटर, एक अथॉरिटी ऐसी इंडिपेंडेंट थी जो कि बहुत फास्ट एफिशिएंट हो। The CDSCO, which is responsible for regulating the import, sale, manufacturing, distribution of drugs, needs to be independent and needs to have स्पेशल पास, द रिपोर्ट सेट। प्रयास करा जा रहा है इससे पहले दूसरा इन केस एपिडेमिक आए तो गवर्नमेंट के पास इन हैंड एक पॉलिसी हो, फ्रेमवर्क हो, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अथॉरिटी हो, जिससे देश बचा रहे। आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल्स की ओर, और यहाँ पे है चाइना शॉक 2.0, जो कि मैंने आपको बताया था कि चाइना शॉक 1.0 क्या था, पिछली वीडियो में जिक्र करा है WTO को लेकर। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूं अगर, तो चाइना शॉक जो 1.0 था वो था कि चाइना ने जिस तरीके से चाइना को WTO का मेंबर बनाया गया, कई अलाउंस दिएगा कि आप जाके वर्ल्ड में जहाँ मन चाहे ट्रेड कर लीजिए। नुकसान ये हो कि चाइना जानते हैं कि बहुत ही मास प्रोडक्शन करने में खिलाड़ी है। चाइना ने बहुत ही कम समय में इतने बड़े मास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दिए कि वो अब लोगों को कम पैसों में प्रोडक्ट्स को दे सकता है। दूसरे देशों को फ़ायदा क्या होता है इन प्रोडक्ट्स को लेने में कि खुद अगर कोई कंपनी है जो कि मान लीजिए बनाना चाह रही है कुछ भी मोबाइल कवर समझ लीजिए, या फिर आप समझ लीजिए आज की तारीख में लगभग हर चीज़ मेजॉरिटी चाइना से ही आ रही है। भारत का तो टोटली $100 बिलियन का कारोबार चाइना से चल रहा है एट प्रेजेंट।
तो मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ बनानी है, सो सपोजिंगली आपको इवन जो इंडियन कंपनीज़ हैं जो हेडफोन्स वगैरह बना रही हैं सो कॉल्ड, वो आपका कुछ कंपनीज विशेषकर चाइना से बनवा के ला रही हैं, ठीक है ना। इंडिया में बस बैजिंग चेंज करके बेच रही हैं। आपको कोई भी चीज़ बनानी, मान लिया आपको बॉल बनानी है, तो आपने ये दिमाग लगाया कि मैं बॉल बनाने के लिए फैक्ट्री लगाऊंगा, उसमें लोग को एम्प्लॉय करूँगा, लाइसेंसिंग रेगुलेशन वगैरह सब नियम देख लिए आपने। फिर आपको पता लगा कि यार इतना काम करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं डायरेक्टली चाइना से अनमार्क्ड बॉल्स उठा लेता हूँ होलसेल रेट पे, इंडिया में लाके अपनी बैजिंग वगैरह करके गोदाम में रख कर सेल कर दे रहा हूँ। ना कोई फैक्ट्री लगानी पड़ी, ना कोई बैजिंग करनी पड़ी, ना कुछ प्लांट लगाना पड़ा, ना कोई लेबर लॉज कंप्लाई करने पड़े। आया, ख़रीदा, बेचा, ख़त्म करा। मास प्रोडक्शन, मास मैन्युफैक्चरिंग की वजह से चाइना ने इतने गुड्स बना दिए कि देश में वो बांटना शुरू कर दिए। इससे अब जो मैंने कहानी बताई आपको कि इस व्यक्ति के माइंड में जो था कि ये बॉल बनाएगा, इसने घूम फिर के अपना मुनाफा देख लिया ना कि भैया मैं डायरेक्टली बॉल चाइना में उठा लेता हूँ और बेचना शुरू कर दे रहा हूँ। मगर इसने क्या क्या खो दिया दूसरों के लिए। अब उसने ना कोई प्लांट लगाया, ना उसने किसी को नौकरी पर रखा, ना किसी को सैलरी मिली। जॉबलेसनेस बढ़ गई देशों में, विदेशों में, कई देशों में, क्योंकि जो सस्ते में माल बना बनाया लोग, कंपनीज, बड़ी कंपनीज, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मर्सिडीज़, BMW, एप्पल, सोनी, जो आप जिस भी कंपनी का नाम ले लो, समझ लो उसमें चाइना इन्वॉल्व रही है मैन्युफैक्चरिंग में। उन देशों के लोग की नौकरियाँ छिन गई, चाइना शॉक कहा गया उसे। फिर चाइना इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया कि ट्रेड ही पूरा उसके हाथ में आज भी है, तब भी था, कि वो डिसाइड करने लगा मार्केट पॉलिसीज़ को या मैनिपुलेट करने लगा। द अर्ली 2000s marked the beginning of China shock, a period that saw a massive surge in Chinese exports to global market. While consumers benefited from the exports of lower priced products, the labor market consequences were not favorable. For instance, a study has estimated that China shock was reasonable for 59.3% of all US manufacturing hubs. Job losses बिटवीन 2001 टू 19, मतलब कि जो मैंने को बताया ना आसान भाषा में कि आपको बॉल बनानी है, तो जहाँ पे आप एक बार को मूड बना चुके थे कि मैं एक ये प्लांट लगाता हूँ, मैं फैक्ट्री लगाता हूँ और उसमें मैं लोगों को रखता हूँ, इस बीच में खर्चा करते आप कंप्लायंस, लाइसेंसिंग, लेबर लॉ, सैलरीज, PFO, EPF, EPF, सबको दुनिया भर का। अब आपने ये सब कुछ नहीं करा, आपने क्या करा इसकी जगह, आप बस चाइना उड़ के गए, चाइना का आपने ऑर्डर लगा दिया, ट्रक से कंटेनर में माल आया, माल आपने अपने बस एक गोदाम में रख लिया, गोदाम में गिनती के 4 5 6 लोग को नौकरी पे रख लिया, चलो 10 लोग को नौकरी पे रख लिया, बस एक मीगर से सैलरी पे कि तुम्हें करना क्या है, ट्रक आएगा, माल उतारने रखना है, ख़त्म कहानी। और आपने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। कंपैरेटिवली जो बॉल आप बेच रहे थे वो 10 रुपये की बेच रहे थे, क्योंकि आपको उसमें कोई प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह पड़ ही नहीं रही थी, आप 10 की बेचने के बाद भी प्रॉफिट में चल रहे थे। और वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति था जो कि खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, वो उस बॉल को कम से कम करते हुए भी 18 की बेच पा रहा था, जिस वजह से उसकी मार्केट ही किल हो गई और आप प्रॉफिट में ही रहे। और मज़ेदार बात ये है कि जितना ज़्यादा बल्क ऑर्डर आप चाइना से लगाएंगे, आपको यही बॉल उतनी सस्ती पड़ेगी। मतलब आपके पास ये पूरी ऑटोनॉमी आ गई थी कि आप 10 रुपये की बॉल कम से कम गिरते गिरते भी फ्लिपकार्ट के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे 9 रुपये की या 8 रुपये की बेच सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन, यही बात इस आर्टिकल में बताई हुई है यहाँ पे कि यूएस में 2001 से लेकर 19 तक 59.3 जॉब लॉसेस का सीधे सीधे कारण चाइना रहा है, क्योंकि यूएस चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएस खुले में कितना भी दिखा दे कि चाइना के एंटी चल रहा है, चाइना के लिए ये कर देगा, वो कर देगा, देख लेगा उसको, कुछ नहीं है, सब कहानी बना रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएस, उनका आईफोन चाइना में बनता है भाई साहब। Much of these jobs were in labor-intensive segments that employed less skilled workers. The trade shock led to decline in labor force participation and wages in the affected regions. But the Chinese economy is slowing down, owing in the part to weakness in the real estate sector and low consumer demand. There are worries that the country is exporting its excess capacity in attempt to power its economy. The concerns are that exporting is
लेड टू चाइना शॉक 2.0। और चाइना में होता है ना कि इतना बल्क में बन रहा है, इतना ज़्यादा बन रहा है, फैक्ट्री से फैक्ट्री बनाई जा रही है कि वो सिर्फ डंप कर रहा है। इसीलिए टर्म यूज़ होता है एंटी डंपिंग। मतलब आप देखिएगा, इसको गूगल करके अध्ययन करिएगा कि जो चीज़ सामान्यतः आपको बनाने में 18 रुपये लागत आएगी, आप चाइना से ऑर्डर कर लीजिए उसको बल्क में, होलसेल में, आपको वो 9 रुपये 8 रुपये तक पहुंच जाएगी आपकी वो पूरी कॉस्ट, बस इतनी। उसके ऊपर भी आप बेचने पाएगी तो आप उसे उल्टा 12 में बेचेंगे, 13 में बेचेंगे, 14 में बेचेंगे, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। यही हो रहा है, बल्क में चाइना बनाया पड़ा है। जबकि खुद चाइना की इंटरनल मार्केट में डिमांड कम हो गई है, लोगों को डिमांड नहीं है वहाँ पर चाइना की इतनी प्रोडक्ट्स की, इसलिए चाइना उन्हें वेस्ट करने की जगह मार्केट में पम्प करा जा रहा है। According to US Trade Rep Office, a trade tariff rate up to 100% duty on electric vehicles, 50% on solar cells, and 25% on steel, aluminum, EV batteries, and some minerals would now be levied. As per report in this paper, India had some of the countries have imposed anti-subsidy measures. This year alone, the country has imposed more than 30 anti-dumping investigations against China. भारत ने कई एंटी डंपिंग सैंक्शंस लगा रखे हैं कि डंप ना कर पाए, क्योंकि उससे मार्केट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। आप होलसेलर हो, रिटेलर हो, आपका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? ख़त्म बात, एक ही बात करेंगे। चलो, मार्केट में कोई बैठा है, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इन तीनों का ये लक्ष्य है कि ये जो भी काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। यही तो उनका मेन लक्ष्य है। उन्हें कोई थोड़ी आपके लिए बॉल और मोबाइल फ़ोन और कंघा बेचना है। प्रॉफिट है उनका, मार्जिन। और ये सब इनको प्रोवाइड हो सकता है चाइना से आए हुए गुड्स की हेल्प से। ये मार्जिन डबल हो जाता है, इससे मार्केट डिसरप्ट हो जाती है। जो काम लोकली मैन्युफैक्चर हो सकता था वो डिस्करेज हो रहा है और सीधे इंपोर्ट पे। अब गवर्नमेंट ने इसी को बैलेंस करने के लिए फिर इनके प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, जिससे इनकी प्राइस, जो मैंने को बताया ना कि आप बना रहे थे तो आपकी बन के 18 रुपये की आ रही थी, आपने बनाई आपकी 18 रुपये की आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने इनकी 10 रुपये की बढ़ रही थी, जो कि रियलिटी में 10 रुपये 9 रुपये की बढ़ रही थी। गवर्नमेंट ने क्या करा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के इसको भी 9 से करके 18 पे ले आई। इसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये देखा जाता है कि कौन से प्रोडक्ट जो मार्केट डिस्टर्ब कर देंगे, ताकि दे आर एट पार विद द लोकल मैन्युफैक्चरर। मतलब कि लोकल मैन्युफैक्चरर के बराबर उसको ला के रखना, ताकि मार्केट में कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर डिस्करेज ना हो जाए। क्योंकि अगर लोकल मैन्युफैक्चरर डिस्करेज हो गया और उसने ये फैक्ट्री यूनिट बंद कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकल से लेके इकोनॉमिकल कई समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। जॉब लेसेस से लेकर सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है, कई समस्याएं होती हैं। आगे देखते हैं। In India case, imports from China have surged despite the imposition of restrictions. In 2024, import to China exceeded $100 billion. हालांकि इन हेवी ड्यूटी सैंक्शन और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ की वजह से भी कोई नुकसान नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। चाइना की हमारा बीच का कारोबार $100 बिलियन से ऊपर पहुँच चुका है। लेटेस्ट डेटा है 23-24 का, फ्रॉम $60 बिलियन इन 2014-15, जो कि 2004 से 5 में मात्र $10 बिलियन का था, आज 100 का हो चुका है। As per report from Global Trade Research Initiative, over the last decade and a half, China's share in imports of industrial goods has increased from 21% to 30%. The reliance on import is across product categories such as electronic manufacturing and textiles. लगभग हर चीज़, बड़ी बड़ी मास मैन्युफैक्चरिंग सब वहीं से ही हो रही है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल, कई मुद्दों पे कवर करा है, यूएस से लेके चाइना शॉक, जिसे ऑफिशियल इकोनॉमिकल टर्म कहा जाता है, चाइना शॉक, इसके बारे में हमको बताने का प्रयास करा है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। आज ही देखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। की आर्टिकल्स क्विक एनालिसिस में जितने लगे डिस्कस हमने कर लिए हैं। आपको अगर इसके अलावा कोई आर्टिकल अच्छा लगता है, ज़रूरी लगता है, तो बिल्कुल आप उसका अध्ययन करिएगा। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू।